एक महीने का टाइम दिया गया है इन गैर मुल्कियों को जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मुकीम हैं। अब उनको मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इस फैसले की वजूहात क्या हैं और क्या ये फैसला हतमी फैसला होगा, किस तरह से ये एप्लीकेबल होगा, इस पर मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे हमारे मेहमानों का क्या ओपिनियन है। बुनियादी सवाल अपने मेहमानों के सामने यही रखेंगे, क्या मुल्क में जारी बदअमनी की वजह से इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है। देखते हैं हमारे मेहमानों का क्या जवाब है। इस हवाले से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट साबिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, आपको भी वेलकम करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मुनव्वर आपसे होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा बुनियादी सवाल है वो यही है कि क्या मुल्क में जारी बदअमनी की वजह से ये फैसला किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुल्क जितने भी गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनको अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अब इन्होंने मुल्क से जाना है और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम होने की यही एक जो है हमें नज़र आता है कि एक सोल्यूशन है। जी, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ये फ़ैसला तो पहले ही कर देना चाहिए था और माजी में भी इस तरह की बातें बहुत दफ़ा हुई हैं कि हमने गैर मुल्कियों को निकालना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 70 की दहाई तक आपका मुल्क, आपकी सोसाइटी, आपकी इकॉनमी बड़ी वाइब्रेंट नज़र आती थी, बड़ी कलरफुल नज़र आती थी। मैं को एक डिप्लोमेट की वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि मेरा काश मेरा घर जो है वो कराची के अंदर होता। 1980s के बाद तदरीजन इनकी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ती चली गई और उसमें खैर हमारा कसूर भी नहीं था। इंटरवेंशन हुई एक सुपर पावर की उस वक्त की अफ़गानिस्तान के अंदर और हमने हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर अफ़गानियों को अपने पास रखा। लेकिन उस वक्त से आप देखें, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे हमारी इकॉनमी हो, और उससे काफ़ी उसको नुकसान पहुँचा है। हमने 3 मिलियन तक अफ़गानियों को यहाँ पे बर्दाश्त किया। फिर क्लेशनकोव कल्चर, फिर हीरोइन कल्चर, सेक्टेरियनिज़म, एथनो नेशनलिज़म, क्या क्या इस मुल्क ने फिर बर्दाश्त नहीं किया। और अब तो हमारी इकॉनमी जो है उस सूरत के ऊपर आके खड़ी हुई है कि इस फैसले को जितना जल्दी अमल दरामद किया जाए वो बेहतर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ, 6,500 अफ़गानी इस वक्त हुकूमती इदारों के अंदर 16वें ग्रेड से लेकर 19वें ग्रेड तक काम कर रहे हैं। कराची के अंदर बदअमनी के अंदर आप सूरत हाल देखें तो कभी किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर अटैक करते हुए नज़र आते हैं, कभी आपको नज़र आता है कि वो हमने तो बाहें फैला के इनका इस्तकबाल किया, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ की। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। अब अमल दरामद करवाना चाहिए और मैं समझता हूँ जितना जल्दी अमल दरामद हो, और ये हमारी इकॉनमी की सूरत हाल नहीं है इस तरह की हम इनको मज़ीद बर्दाश्त करें इस मुल्क के ऊपर। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर की हतमी डेडलाइन दी गई है, इतनी जल्दी ये काम क्या पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, चूंकि एक रिकॉर्ड तो हमारे पास मौजूद है ना, और फिर लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास अपना रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। माशाल्लाह हमारी काफ़ी एफिशिएंट है एजेंसीज़। आप काम तो शुरू करें ना, काम शुरू होगा उसके बाद तरीके से मुकीम है उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। बिल्कुल, उनका रिकॉर्ड नहीं तो सोसाइटी उसमें हेल्प करेगी। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि लोग बताएं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को हेल्प आउट करें इन दिस रिगार्ड, ताकि हम उनको लेकर यहाँ से ले जाएं। और वैसे भी आप देखें ना, अफ़गानिस्तान से हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। यानी आप दहशत गर्दी से लेकर चाहे TTP की कार्रवाइयाँ, और जब वो कार्रवाई करते हैं तो उनको वो फिर पर्दा नशीनी भी उसकी करते हैं। इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी इस हवाले से आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बहस मुबाहिसा हो चुका है। यानी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ इनकी वजह से हो रहे हैं, और फिर इकनॉमिक बर्डन भी है, और फिर सोसाइटी के ऊपर जो बर्डन है, मैं कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है, और सोसाइटी के अंदर जो हमारी बेचैनी पैदा हो रही है, स्पेशली कराची जो कि हब है, इंडस्ट्रियल हब है इकॉनमी का। एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी ये है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फैसला है और ये पहले फैसला कर देना चाहिए था, लेकिन ये खुशाइन है, इसको खुशामदेद करना चाहिए। अब देखना ये कि इस पर कितनी जल्दी अमल दरामद होता है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया और आपके नज़दीक ये एक खुशाइन फैसला है। साबिर साहब, आप क्या समझते हैं, कैसा है ये फैसला और क्या ये एप्लीकेबल होगा, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से जो मुकीम है गैर मुल्की इस वक्त पाकिस्तान में, अगर इनको मुल्क बदर कर दिया जाता है तो मुल्क में अमन कायम हो सकेगा? बात ये थी कि 1979 से लेके अब तक 44 साल हम इनको वेलकम करते रहे, खिलाते पिलाते रहे। बाय नेचर ये थैंकलेस लोग हैं, हरामखोर। 35 लाख के करीब इनकी तादाद है। अगर ऑपरेशन शुरू भी करते हैं तो ये 10 साल ऑपरेशन जारी रहेगा कम अज कम। कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है, लोग साथ देंगे तो कामयाब होगा। और 10 साल कैसे जारी रहेगा? हमारी तो पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है। आर्मी की पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की पॉलिसीज भी चेंज होती है, हुकूमतों की पॉलिसीज भी चेंज होती है। रोड साइड रेस्टोरेंट्स, फूड का कारोबार,
सूद का कारोबार, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का कारोबार, और जितनी बदमाशी है, अब्डक्शन और रैंसम्स हैं, उसके पीछे 90% के करीब ये लोग मुतल्लिका थाने जानते हैं। मसलन लाहौर में बंद रोड, गुलशन रावी के पुल तक ये फैले हुए हैं, जगह जगह ये फैले हुए हैं। इन्हें एक दरी चाहिए, ये वहां पे अपना घर बना लेते। मसला ये कि मैंने सारे यूरोप में देखा है कि इनको बड़ी तकलीफ है पाकिस्तानियों से। यहाँ पे खाते रहे हैं, यहाँ पे परवान चढ़े हैं, यहाँ इनकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पैदा हुए हैं और बदमाशी हमारे साथ करते हैं। मैंने यूरोप में देखा है। और कहते हैं जी आपको हमें रखने के पैसे मिले थे। ये बात ठीक भी है। हमारे हुक्मरानों ने 1979 में चंद टकों की खातर, जाती मुफादात की खातर, अमेरिका के कहने पे ना सिर्फ ये कि इन बदमाशों को यहाँ पे लेके आए, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों को। साबिर साहब, अगर हम माजी की बात को छोड़ दें और अब जो फैसला हुआ है, आपको लगता है फैसला दुरुस्त है? बात ये थी कि आपका प्रोग्राम दूसरी नस्ल भी देख रही होती है जो नई है। हिस्ट्री बयान करनी बहुत जरूरी होती है, लोगों को पता लगे, लोगों को एक्सपोजर नहीं है, कईयों की डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। फैसला ठीक है, बट वी वांट टू रेक्टिफाई अ ब्लंडर व्हिच वाज कमिटेड 44 years ago. I don't foresee more chances of success unless हम एज अ कॉम डिसाइड कर लें कि इनको निकालना है और ये ऑपरेशन सारी उम्र जारी रहना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ओपिनियन है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? और जिस तरह से अभी साबिर साहब भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी कौम भी ये तहैया कर ले कि हमने इन अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब ये ज्यादा आसानी से ये ऑपरेशन मुकम्मल हो सकेगा। जी, फैसला तो कौन इसमें एतराज़ करेगा, ये तो बहुत बेहतरीन फैसला है। मुझे अफसोस सिर्फ ये है कि आज तक कोई भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ये फैसला नहीं कर सकी। जितने भी आजकल जो अच्छे काम हो रहे हैं ये एक इंटरम गवर्नमेंट कर रही है, और ये भी जो सेरा है एक इंटरम गवर्नमेंट के सर जो है आया है। तो कितनी दफ़ा हमने ये सुना कि आज नहीं तो कल इस दफ़ा हमने इशू भी कर दिए इंस्ट्रक्शन, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो तादाद थी वो 1979 में 5 मिलियन की, तो आज भी इतने ही आपको मिलेंगे, इतने ही हैं। ये कहीं जाते भी हैं फिर वापस आ जाते हैं। इतनी अट्रैक्शन पाकिस्तान में है कि वो दोबारा आते हैं। ये उनके लिए दुबई है, वो आते हैं यहाँ पर नहीं जाना चाहते। हालांकि कितनी सख्तियां भी उनकी हुई, लेकिन आज जो हालात ये हो गए हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। अगर वो जाना नहीं चाहते तो फिर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का हिस्सा क्यों बनते हैं? और जैसे साबिर साहब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, देखें, बात सारी ये है कि अगर तो अफगानीज ने, जैसे कि पहली जो अफगान जहाद हुई ज़ियाउल हक के वक्त में, उस वक्त मैं मानता हूं कि जो अफगान जो थे अंडर वो बहुत ज़्यादा जो थे पाकिस्तान के साथ अटैच थे, और एक ब्रदरहुड का जो एक रिश्ता जो था वो कायम हुआ था। लेकिन ज़ियाउल हक के जाने के बाद हमारी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से और इंडियन इंटरफेरेंस की वजह से आज हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। इंडिया ने पहले सारी कंसंट्रेशन नॉर्दर्न अलायंस पे की, उनमें जो है नफरत के बीज जो है बोए, और फिर उसने पश्तून बेल्ट पे भी वही काम किया। आज हर जो है ना दूसरा अफगानी जो है ना पाकिस्तान को हेट करता है, और इंडिया के साथ उनको जो है ये प्यार है। इसमें कोई ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जरा हम अपने बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या मुल्क में जारी बदअमनी की वजह गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं? 63% ऐसा ही समझते हैं, जबकि 37% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर के लिए कोई हल्का बंदियों का बहाना बना रहा है तो कोई
ठंडे मौसम की बात कर रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। मजीद उनका कहना था कि तमाम बल्दियाती नुमाइंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध को ख़त भेज रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदे खुद ये जायज़ा लें कि कौन से अच्छे अफसरान हैं। तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की शिकायत है कि वसाइल कम हैं। पाकिस्तान के अवाम देख लें कि उनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। उनका मजीद कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे चेक करें कहाँ स्कीमों पर काम चल रहा है, कहाँ पर रुका हुआ है। हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। मसाइल अगर हल ना हुए तो अदालती रवैया अपनाना होगा और हम अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे, क्योंकि हम अपना हक लेना जानते हैं और चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। ये जो बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से की जा रही हैं, ये जो ताकीद की जा रही है बल्दियाती नुमाइंदों को, अब जानना अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि क्या वो उनको सख्ती से इस पर अमल दरामद करने का भी कह पाएंगी या सिर्फ बयानिए की हद तक ये बातें रह जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी बल्दियाती नुमाइंदों से अपने बयान को जो है वो अमली तौर पर भी करवा पाएंगे या सिर्फ ये जो है हिदायत की गई है और थोड़ा सा रोब और दबदबा शो किया जा रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ तो दी हैं, उनके बयानात तो नज़र आते रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। लेकिन दूसरी तरफ जो 15 साल इनकी हुकूमत रही है सिंध के अंदर, उसका अगर आप मुहासबा करें, उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, उसकी एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि सारे तालीमी इदारे बर्बाद, सारे ऑफिस के अंदर करप्शन, स्कूल के अंदर टीचर जो हैं वो घूस्ट हैं, और एक वहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट है दादू के अंदर, उस रोड के ऊपर इन्होंने अरबों रुपए सैंक्शन किए हुए, लेकिन वो रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो बिलावल साहब से मेरी गुजारिश ये है कि आपकी जिस वक्त 15 साल हुकूमत रही, 3 दौर आप लगातार वहाँ पे हुक्मरानी की कुर्सी के ऊपर आप बरजमान थे, उस वक्त करप्शन क्यों हो रही थी? गलत डोमिसाइल वहाँ पे क्यों बन रहे थे? तालीम इदारे वहाँ बर्बाद क्यों हुए? टैक्सेस के अंदर आपकी छूट लोगों को क्यों दी गई? उसके अलावा ज़मीनों पर कब्ज़े किस तरह से हुए? तो ये वो सवालात हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से पूछने चाहिए। मुझे तो यूँ लगता है कि इस वक्त ये बयान देना वो इसके मुतरादिफ है कि 15 साल तो हम लगातार हुकूमत में रहे, अब थोड़ी देर भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस वक्त उबूरी हुकूमत को ये मौका न दिया जाए कि वो सही माना में काम करे, क्योंकि सिंध हुकूमत में अब एक्शन लेते हुए आपको नज़र आती है करप्शन के खिलाफ। भी तनकीद की है कि अगर कोई गलती करेगा तो वो ये ना समझे कि कोई पूछने वाला नहीं है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? बिल्कुल पूछने वाला नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने गलत किया है 15 सालों में तो आपके खिलाफ होनी चाहिए, और अगर पूरी हुकूमत में कोई गलत काम करेगा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसका मैकेनिज्म है। एक पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ बुरी हुकूमत जितनी अच्छाइयाँ बेहतरी लॉ एंड सिक्योरिटी के हवाले से ला सकती है, उसके अलावा स्कूलों और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को बेहतर कर सकती है, करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन ले सकती है, और सिंध की इकॉनमी में पॉलिटिक्स के अंदर उसकी जो इदारे हैं उसके अंदर अगर रिफॉर्म ला सकती है तो इससे बेहतर काम नहीं होगा, और ये उनको करना होगा। और बिलावल साहब का जो ये बयान है बुनियादी तौर पे इसके पीछे एक और उनके मफादात हैं, जिसे वो क्रिटिकल थियरिस्ट न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं ना, कि किसी भी स्टेटमेंट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट न करें, उसके पीछे जो कॉग्निटिव पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट हैं उसको समझने की कोशिश करें। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से बल्दियाती नुमाइंदों को ताकीद कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रिक्टली उनको कह रहे हैं कि वो चेक करें कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम रुका हुआ है, हम अदालती रवैया भी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम अपना हक लेना चाहते भी हैं और जानते भी हैं कैसे लिया जा सकता है, क्या समझते हैं ये सिर्फ एक बयानिया ही है आवाम को मुतवज्जे करने की खातिर, या फिर अमली तौर पे भी बल्दियाती नुमाइंदे ये काम कर पाएंगे? नहीं, अगर आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर बयानियाँ ही चलते हैं, तमाम रोजी प्रॉमिसेस ही देते हैं, अमलन जो है कोई भी नहीं करता। बहुत उम्मीद थी पीटीआई से, उसने भी कोई डिलीवर नहीं किया। साबिर साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या लग रहा है बिलावल के इस बयानिए के पीछे क्या राज है कि पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद चाहती है? अच्छा देखिए, मामला इतना सादा नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिंध में करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ हाथ डाला गया है और बहुत सारी खबरें हम तक नहीं आ रही। सही। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, इसी तरह एक और लिस्ट भी है जो पब्लिक नहीं है, यानी किसी को भी रोका जाएगा करप्ट एलिमेंट इस मुल्क से जाते हुए। सो एक तरफ तो गालिबन वो एस्टेब्लिशमेंट को टीज कर रहे हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवाएगी। दूसरा, मियां नवाज शरीफ को वो समझ रहे हैं कि शायद फैसिलिटेट किया जा रहा है तो इनकी वजारत उज़्मा का रास्ता रोका जाए। सो ये कोई इस तरह के मामला आते हैं, और आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान की जो टोन है वो भी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ मेरा ख्याल है अंदरूने खाना
कई लोगों पे हाथ डाला गया है, कईयों से सॉफ्ट सवाल पूछ लिए गए हैं। सही। इल गॉटन वेल्थ कहाँ से आई है? आने वाले दिनों में आपको नैब के नोटिस भी जाते और ज्यादा तेजी से नजर आएंगे और ये अदालतों के चक्कर लगाते लोग नजर आएंगे सारे। देखिए, बैलेंसिंग एक्ट होगा तो पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अगर इमरान खान अंदर है, पीटीआई को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर एहतसाब सभी का होगा, जिस तरह का मर्जी हो। साबिर साहब, ये बात कह देना जो शौक। इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि तमाम मुल्क के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, ये किस कदर जो है वो स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी मेकिंग हो सकता है आने वाले वक्त में? बात ये जी कि इस घुटन के दौर में कोई लतीफा सुना दे तो मैं उसको चाय पिलाता हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ये मेरे लिए एक लतीफे से कम नहीं है। सही। पीपल्स पार्टी ने और कितने 100 साल लेने हैं। बर्बादी सिंध और कराची की आपके सामने है, जिसमें ये एमक्यूएम के साथ हिस्सेदार है और अब तो पीटीआई भी हिस्सेदार है, थोड़ी बहुत बन गई है। सही। बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे मुल्क का इन ठीक लोगों हो ने। गया साबिर साहब, अगर आपका ऐसा पॉइंट आ इन्होंने गया नहीं है। खाया तो फिर मैंने खाया। सही हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए हम साबिर साहब से गुफ्तगू करते। सर, एक मरतबा फिर आपकी जानिब रुख करना चाहूंगी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, प्लीज इजहार ख्याल कीजिएगा। मैंने तो बड़ी बातें कर दी, अभी मेरी बातें सारी राय होगी। जो मैं मुख्तसरन ये कहूँगा जी जी। कि जो जहाँ तक वैसे तो पाकिस्तान का ही बुरा हाल है, लेकिन अगर आप तमाम प्रोविंसेस की हिस्ट्री देखें तो इस वक्त सबसे बुरा हाल जो है वो सिंध का है, और ये एक दिन का नहीं है, इसमें एमक्यूएम भी शामिल रही है और जो पीपल्स पार्टी है वो भी ये शामिल रही है, दोनों कोलिशन पार्टनर रहे हैं। 1988 से इनकी जो है आपस में गठ जो रही है और जिस तरीके से इन्होंने पूरे सिंध को निचोड़ा है, और वहाँ पर कोई चीज़ रही नहीं जो करप्शन जो है जिसकी ये आज कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं कर रही, वहाँ तो वो लीगलाइज्ड है, वहाँ तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया हुआ है। जरदारी साहब ने किया था अपने दौर में अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन। तो तमाम अदारे जो हैं वहाँ पर जो है वो करप्ट हो चुके हैं, तो पोलिटिसाइज हो गए हैं। तो अगर पोलिटिसाइज भी हैं और करप्ट भी हैं और उनको आपने रिफॉर्म नहीं किया, ना ही अपने अंदर जो है ना पार्टी में कोई रिफॉर्म किया है, तो आप किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैं कल जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स ये लेके आऊँगा। आपने एक बयानिया एक देने की कोशिश की है कि मैं जो आइंदा जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके लिए मैं अपना एक बयानिया तैयार करूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ना पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त कोई बयानिया है, ना किसी और पार्टी के पास कोई ऐसा बयानिया है। ये सब के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त है, क्योंकि इन सब की हिस्ट्री जो है बड़ी दागदार है और इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। और सर, बिलावल कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मुल्क के तमाम मसाइल हल करने का मंशूर है। जी, वो कैसे है बताए ना जी। मतलब है कि कोई उन्होंने आज इकोनॉमिक प्लान अपना दिया है कि जी हम जो है ना इस तरह का एक बनाएंगे, जैसे वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए बनाया था कि जी हम जो चेंज लाएंगे और ये करेंगे, वो भी एक बिल्कुल जो है ना हवा में सारी बातें थी। तो ये कहाँ से ये लेके आएंगे और कैसे ये लेके आएंगे, ये तो नहीं बताया। इनके पास तो किसी वक्त किसी टाइम पर भी जो है इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अच्छा नहीं रहा, कोई प्लान मौजूद नहीं था। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। हमारा बुनियादी सवाल ये था कि क्या बिलावल भुट्टो बल्दियाती नुमाइंदों से अपने बयान पर अमल दरामद भी कर पाएंगे? 40% को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, जबकि 60% ऐसा मानने से कासिर है। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और अब आपको बताएं कि कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला पीर 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। वजारत सेहत के मुताबिक दूसरे मरहले में 2 से 8 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के 42 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूलों और मदारिस में जाकर हिफाजती टीका जात भी लगाए जाएंगे और पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। याद रखें कि पोलियो एक मूजी मर्ज है, जिससे बचने का वाहिद हल पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाना है। इसलिए वालिदैन तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है।
डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से अभी हुकूमत की जानिब से ये कैंपेन स्टार्ट की गई है और लोगों की आगाही के लिए कम्युनिकेशन मीडियम्स का भी सहारा लिया जा रहा है, ये जो जदीद ज़राए इब्लाग का सहारा ले रही है हुकूमत, कितना पॉजिटिव है, कितना खुशाइंद है, और आने वाले वक्त में पोलियो का खात्मा इससे मुमकिन होता, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो एक मैं कहता हूँ कि एक तो पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को कि ये कदम अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बैनुल अक़वामी माशरे की बुनियाद इसी चीज़ के ऊपर है, जो कामन जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उन कामन प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई एक मुल्क काबू नहीं पा सकता, लिहाजा ताउन ज़रूरी है। तब भी सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी जो कामन कंसर्न्स हैं, जिसमें पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इस तरह की बीमारियां हैं, पावर्टी है और क्लाइमेट चेंजेस हैं वगैरह वगैरह के ऊपर एक दूसरे से ताउन जारी रहना चाहिए। तो उस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है। सही। लेकिन पाकिस्तान की एक ये हुकूमत के ऊपर तो खैर जिम्मेदारी आयद नहीं होती, इससे जो पहले की हुकूमतें थी, सवाल ये उठता है इतने अरसे से पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म क्यों नहीं हो पाया। हमेशा जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले जाते हैं न्यूयॉर्क, तो उनकी मुलाकात बिल गेट्स साहब से ज़रूर होती है और वो पोलियो के हवाले से ही होती है। दुनिया के अंदर ये क्या तासुर जा रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो मुहिम की मुखालफत होती है, पाकिस्तान के अंदर अब भी पोलियो के केसेस सामने आ रहे होते हैं, पाकिस्तान सिंसियरली उस हवाले से एफर्ट नहीं डाल रहा होता, और बदकिस्मती से चूँकि हमारे पास लिटरेसी रेट बहुत कम है, यानी 49% आपका लिटरेसी रेट है, और उसमें भी सारे वो लोग नहीं है जिनकी मैट्रिक से ऊपर एजुकेशन है, 2.5 करोड़ बच्चा तो तालीम से बाहर बैठा है, तो उनको पोलियो की मुहिम की अहमियत का पता ही नहीं, और अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं, अपनी औलाद को वो माजूरी की तरफ ले जाते हैं, मुख्तलिफ नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए। माजी में तो आपने देखा जो पोलियो की जो टीम्स होती थी उनके ऊपर अटैक होते रहे, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है सिर्फ ज़राए अबलाग नहीं, हर वो मीडियम जो जहाँ से आप आवाम तक पहुँच सकते हैं, चाहे वो आपको एकेडेमिया को इंगेज करना पड़े, आपको मीडिया को इंगेज करना पड़े, आपको सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़े, हर सतह के ऊपर लोकल लेवल से लेकर ऊपर नेशनल लेवल तक आपको इसको स्पीड अप पॉइंट करना आगे। होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे थे, आप भी फरमा दीजिए। जी, मैं तो ये कहूँगा कि जो पोलियो की कैंपेन जो है पाकिस्तान में तकरीबन हर गवर्नमेंट ने बड़ी खुश दिली के साथ और जोश व जज्बे के साथ की है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग जो है इसमें आपको काफ़ी मिलती रही है और फिर आपके नंबर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बनते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ दो ऐसे मुल्क हैं जो कि पोलियो फ्री कंट्रीज आज तक वो नहीं हैं। कुछ केसेस दोबारा रीसर्फेस हुए हैं। अभी जनवरी 2023 में एक कैंपेन चली थी और अच्छी खासी उसमें रिजल्ट भी आए थे, और अब दोबारा जो है ना ये कैंपेन ये चली है। लेकिन मेन वजह जो है कि क्यों हम अपना वो टारगेट अचीव नहीं करते कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत है। हमारी जो रूरल बेल्ट तमाम है वो कंजर्वेटिव है, और ये रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। आर्म ग्रुप्स जो हैं वो बहुत रोल ये प्ले करते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से पोलियो टीम जो है वो आज़ादी से जो है ना इंटीरियर एरिया लाइक केपी, जो फॉर्मर फाटा बलूचिस्तान जो है ना जाना उनको मुश्किल होता है। तो वो जो है प्रॉब्लम्स ये रहे हैं और वो तो ये रहेंगे। लेकिन देखना ये है कि आपका अज़म कितना रहता है, और अब चूंकि हम एक लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं और वो टारगेट अचीव करने लगे हैं, तो हमें ये चाहिए कि इसके ऊपर पूरा जोर लगाएं और एक पोलियो फ्री कंट्री पाकिस्तान को बनाएं। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। साबिर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर मुनव्वर भी बात कर रहे थे कि एकेडेमिया को इंगेज किया जा सकता है, इस तरह से कम्युनिकेशन मीडियम्स को इंगेज किया जा सकता है, और मदारिस और उलमा कराम भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनको इंगेज करना, स्पेशली जिस तरह से अभी हम बात करते हैं फार फ्लंग एरियाज में, जहाँ अभी भी हमें माइंडसेट चेंज होते दिखाई नहीं दे रहे हैं या पब्लिक अवेयरनेस की कमी है। देखिए जी, ये जो एकेडमिया है या जो कंपेन्स हैं, दे हैव फेल्ड। उजाट और जाहिल अफगानों की साफ में हम खड़े हैं। दो ममालिक हैं जो हमारी जिनमें पोलियो खत्म नहीं हुआ, बहुत जिल्लत हो रही है। पोलियो टीम कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे मौलवी भी मिला हुआ है उनके साथ। यहाँ आपको सिक्योरिटी एजेंसी साथ भेजनी पड़ेंगी पोलियो टीम्स के साथ, जो उनकी हिफाजत भी करेंगी और इसको कंपल्सरी करें, और अगर कोई ना पिलाए तो उसको दहशतगर्द का दर्जा दें। सीधी सीधी बात है, पूरे मुल्क की जिल्लत हो रही कि पोलियो सर्टिफिकेट सब पासपोर्ट के साथ लेके फिर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को साथ भेजें, इनके पर्चे दें इनके खिलाफ जो अपने बच्चों को
पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। सही। इस लेवल पे काम होगा, विल और कन्विक्शन चाहिए, सूट बूट और फॉरेन डिग्रीज कुछ नहीं करेंगी यहाँ पे। बिल गेट्स भी भाग जाएगा यहाँ से, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी भाग जाएगी, फॉरेन फंडिंग हम वैसे भी खा खू जाते हैं। तो अब जरूरत इस अमर की है कि वो काम किए जाएं और इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल की जाए जो मैं कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और इतने सख्त इकदाम किया जाए। ये प्यार मोहब्बत से मानने वाले लोग नहीं है हमारे यहाँ भी। ठीक हो गया सर, आपने बड़ी अहम बात की है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तभी पोलियो के खात्मे को यकीनी बनाया जा सकता है। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं, क्या हुकूमत को पोलियो के खात्मे में जदीद ज़राए इब्लाग का सहारा लेना चाहिए? 67% इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेना चाहिए, जबकि 33% ऐसा नहीं मानते। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने के बाद।